तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं विनय सर आपके अपने YouTube चैनल द कंप्लीट जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, सब लोग बढ़िया हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे अपना। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। और पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास में ऑलरेडी एक क्लास मैंने ले चुका है कि कैसे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ना है, क्योंकि जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है ना, इतना कठिन टॉपिक है कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। समझ में ना आए उसकी तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे बिंद पर्वत की उत्पत्ति कब हुई थी, स्पेनिश मिर्सेटा पर्वत की उत्पत्ति कब हुई थी। अगर पूछ लिया आप लोगों से कि अरावली पर्वत की उत्पत्ति कब हुई थी, इसके हिसाब से अगर पूछ लिया एंडीज पर्वत की उत्पत्ति कब होती है, हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो यहाँ से काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। इसके साथ साथ हम ये भी सारी चीजें सीख रहे हैं कि जियो की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी, रीढ़ वाले जियो की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी, पौधों का विकास कौन से काल में हुआ था, रेंगने वाले जियो की उत्पत्ति कब हुई थी, मछलियों का अभिभाव जो है कि कब हुआ था। तो यहाँ से काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमारी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से। तो दोस्तों भूगर्भिक इतिहास को कैसे पढ़ना है ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो भी वीडियो को देख रहा है आज हमारी वीडियो को सेकंड क्लास को, अगर पहली क्लास आप लोगों ने नहीं ली है तो सबसे पहले आप लोग पहले क्लास को देखिए, क्योंकि जब पहली क्लास को आप देखेंगे ना तभी जो आगे की जो मैं क्लास ले रहा हूं आज की, ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि उससे पहली क्लास में मैंने सारे बेस को समझाया है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये इतने कठिन टॉपिक में कठिन वर्डों में लिखा हुआ है बुक में कि ये जल्दी समझ में नहीं आता है। और मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश किया है और बहुत ही आसान बनाया हुआ है। जो पहले लेक्चर देखे हुए स्टूडेंट काफ़ी सारे जो है कि कमेंट किए कि सर बहुत ईजी तरीके से आप समझाए हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जिसमें कि अगर भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो उससे भूगर्भिक इतिहास को महाकल्पों के बाद युगों में बांटा गया है और युगों के बाद जो है कि शक में बांटा गया है, यानी कि एरा, एपोच और पीरियड के भागों में बांटा गया है। एरा, एपोच और पीरियड क्या होता है ये जाकर के आप पिछले लेक्चर में देखिए। तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में आप लोगों को एक जो है कि मैंने महाकल्प के बारे में बता दिया था। महाकल्प कितने होते हैं, मुख्य रूप से 5 महाकल्प होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा होता है पैरियोजोइक महाकल्प, एक होता है हमारा जो है कि प्री पैरियोजोइक महाकल्प होता है, यानी कि आद्य महाकल्प होता है। फिर उसके बाद से हमारा होता है पैलियोजोइक यानी परजीवी महाकल्प होता है। उसके बाद मध्यजीवी महाकल्प होता है, उसके बाद नवजीवी महाकल्प होता है, उसके बाद नूतन जीवी महाकल्प होता है। तो इस प्रकार से इसको युगों में कैसे बांटा गया है, युगों के बाद इसको जो है कि कल्पों में कैसे बांटा गया इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को प्री पैलियोजोइक में पढ़ा दिया है, इसके कल्पों के बारे में पढ़ा दिया है, आर्कियन कल्प और उसके बाद से प्री कैम्बियन कल्प। और आज हम पढ़ेंगे परजीवी महाकल्प के बारे में, यानी कि पैलियोजोइक महाकल्प के बारे में क्या पढ़ेंगे, परजीवी महाकल्प। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं परजीवी महाकल्प। जितने भी हम आप लोग कल्प पढ़ाएंगे ये सारे कल्प किसके होंगे, परजीवी महाकल्प के हिस्सा होंगे। किसके, परजीवी महाकल्प के हिस्से होंगे। अब परजीवी जो महाकल्प था ना, इसको प्रथम युग में रखा गया है। किस में रखा गया है, प्रथम युग में रखा गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सारी चीजें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी पॉइंट को लेकर के। प्रथम युग किस में रखा गया है, प्रथम युग में रखा गया है। और इसके साथ साथ अब प्रथम युग के कितने वीक्स हैं इसके बारे में बता रहा हूँ, यानी कितने सप्ताह हैं और सप्ताह क्या है, उसके बाद से महीना क्या है, वर्ष क्या है। इसको देखने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे चीजों के लिए। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य रूप से 6 सप्ताह हैं। कितने सप्ताह हैं, 6 सप्ताह हैं। अब सप्ताह क्या है आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इस टॉपिक में तो नहीं समझ पाओगे, इसके लिए आप लोगों को पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा कि सप्ताह क्या है। अब इसके 6 सप्ताह हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा प्री कैम्बियन हो जाएगा, फिर उसके बाद आर्डोविशियन हो जाएगा। आर्डोविशियन के बाद जो हमारा जो सप्ताह आएगा उसका नाम होगा हमारा आर्डोविशियन के बाद आर्डोविशियन के बाद सिल्यूरियन हो जाएगा। सिल्यूरियन के बाद डियोनियन हो जाएगा और डियोनियन के बाद कार्बोनिफेरस हो जाएगा और कार्बोनिफेरस के बाद जो हमारा सप्ताह होगा वह परमियन होगा। क्या होगा, परमियन कल्प होगा, लेकिन हमारे भाषा में द कंप्लीट जोन की भाषा में परमियन सप्ताह बोला जाएगा।
अब सप्ताह क्या होता है अब आप समझिए, पिछले लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक एक सप्ताहों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट्स के, यानी हमारे कौन कौन से सप्ताह में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं जो भी सप्ताह पढ़ाऊंगा वो परजीवी वर्ष के बारे में पढ़ाऊंगा, परजीवी वर्ष से, और प्रथम युग यानी कि पहले महीने में कितने सप्ताह थे इसके बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारा सप्ताह है, यानी कि जो सबसे पहला जो कल्प है हमारा परजीवी महाकल्प का, उसका नाम है, पहले जो हमारा प्री पैलियोजिक था उसमें लास्ट वाला क्या था, प्री क्रैम्बियन युग। क्या था, प्री क्रैम्बियन कल्प, यानी कि प्री क्रैम्बियन यानी क्रैम्बियन के बाद जो होगा, क्रैम्बियन के पहले, हाँ क्रैम्बियन के जो पहले होगा वो प्री क्रैम्बियन होगा। और उसका जैसे होता है ना इतिहास, होता है ना इतिहास के ऊपर का, यानी कि जो पहले का जो भाग होता है उसे जो है कि क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो क्रैम्बियन है, क्रैम्बियन के पहले का जो युग प्री क्रैम्बियन था, तो जाहिर सी बात है उसके नीचे क्रैम्बियन होगा। तो अब क्रैम्बियन युग के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, किसके बारे में, क्रैम्बियन कल्प। ठीक है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ते हुए चलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि काफी सारे हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्रैम्बियन कल्प, देखिए अगर सबसे पहले हम क्रैम्बियन कल्प की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम क्रैम्बियन कल्प के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। और जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो हमारा सबसे पहले आर्कियन था, आर्कियन महाकल्प का जो टाइम पीरियड था वो 800 मिलियन साल से 700 मिलियन था, और प्री क्रैम्बियन का 700 मिलियन से 600 मिलियन था, और हमारा क्रैम्बियन का हो जाएगा 600 मिलियन से 500 मिलियन। हमारा जो परजीवी महाकल्प है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युग में पौधों का विकास होता है, पेड़ों का विकास होता है, रेंगने वाले जीवों का विकास होता है, मछलियों की उत्पत्ति होती है, उसके साथ साथ तो जो है कि शार्क मछली का उद्भव इसी काल में होता है, उभयचरों की उत्पत्ति इसी काल में होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये परजीवी महाकल्प है। ठीक है, इसकी टाइम पीरियड की अगर बात कर लेते हैं तो 600 मिलियन से लेके 500 मिलियन वर्ष पूर्व, कितना, 600 मिलियन वर्ष से लेकर के 500 मिलियन वर्ष पूर्व की जो टाइम थी, यानी कि जो समय था, वो किस में आएगा, हमारा कैम्ब्रियन युग में, क्रैम्बियन युग में आएगा। किस में आएगा, कैम्ब्रियन युग में, कैम्ब्रियन हो जाएगा ना, क्रैम्बियन में लिखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैम्ब्रियन युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कैम्ब्रियन कल्प हो जाएगा। अब देखिए, अगर कैम्ब्रियन कल्प की सबसे पहली अगर घटना की बात की जाए तो सबसे पहली जो घटना हुई थी वो हुआ था कि सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम स्थल पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ था। क्या हुआ था, सर्वप्रथम स्थल पर समुद्रों का अतिक्रमण। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक। सर्वप्रथम स्थल पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ था, कौन से काल में, क्रैम्बियन कल्प में हुआ था। और उसके बाद से सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अवसादी, ठीक है, अवसादी चट्टानों का निर्माण, अवसादी चट्टानों का निर्माण कौन से कल्प में हुआ था, अवसादी चट्टानों का निर्माण कौन से कल्प में हुआ था, तो क्रैम्बियन कल्प में हुआ था। और ये जो अवसादी चट्टान थे वो कैसे थे, प्राचीन थे। कैसे थे, यानी कि प्राचीन अवसादी चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो कौन से काल में हुआ, क्रैम्बियन कल्प में हुआ। अब बात यहाँ पे यह आती है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों में क्या होता है, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, अवसादी जो चट्टान होता है ना उसमें जीवाश्मों की अधिकता ज्यादा पाई जाती है, यानी कि जीवाश्म की मात्रा हमारी अवसादी चट्टानों में ज्यादा होती है। अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं, धूल के कण, पत्थर, बालू इत्यादि से एक के ऊपर एक परत जमाते हुए अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें जीवाश्म की अधिकता ज्यादा पाई जाती है। अब बात ये यहाँ पे एक हमारे माइंड में ये उठता है, कंफ्यूजन होता है, हर स्टूडेंट अगर इसको डीप से पढ़ेंगे ना तो वहां पे जरूर कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन ये होगा कि यहां पर अभी क्रैम्बियन कल्प की अगर बात करें तो क्रैम्बियन कल्प में अभी जीवों का उद्भव हमारे स्थल पर नहीं था, जीवों का उद्भव हमारे स्थल पे नहीं था, ना ही पेड़ पौधे थे, ना ही वनस्पतियां थी, ना ही जीव थे, कोई भी जीव की प्रजाति हमारे भूस्थल खंड पर नहीं थी। फिर उस समय जब अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ तो उस अवसादी चट्टान में जीवाश्म आए कहां से, बिल्कुल
कंफ्यूजन होगा हमारे माइंड में। क्यों? क्योंकि जो हमारा अवसादी चट्टान होता है इसमें जीवाश्मों की अधिकता ज्यादा पाई जाती है। और जीवाश्म बनते किससे हैं? पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लाखों करोड़ों सालों के दब जाने के फल स्वरूप जीवाश्म का निर्माण होता है, यानी जीवाश्म बनते हैं। अब बात आती है कि जीवाश्म बनेगा कैसे। सबसे पहली लाइन आप पढ़िए, आंसर आपका इसी में छिपा हुआ है। समुद्र यानी समुद्रों का सर्वप्रथम स्थल पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण का मतलब क्या हुआ कि भू स्थल खंड पर समुद्रों का फैलाव हुआ, यानी समुद्रों का विस्तार होता है। अब देखिए, जब समुद्रों का विस्तार हो रहा है तो हमारे कैम्ब्रियन जो कल्प थी, प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही हमारे जो एक कोशिकीय जीव थे, यानी कि समुद्रों में जीवों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गया था। तो अब देखिए, जब जीवों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गया था कहां? समुद्रों में। वनस्पतियों का भी स्टार्ट हो चुके थे बनना। तो अब देखिए, अब समुद्रों में हमारे क्या हो गए? जीव भी हैं और वनस्पति भी है। जब इन्होंने हमारे स्थल पर अतिक्रमण किया, फैलाव किया, विस्तार किया, तो उसके साथ जीव जंतु भी आएंगे, वनस्पति आएंगे, उनके ऊपर, पहाड़ों के ऊपर चिपक गए होंगे। जब चिपक गए होंगे, फिर से समुद्रों का जो है कि सुखा हुआ होगा, उसके बाद से जो चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके साथ जो है कि जीवाश्म बने। कैसे? जो हमारे समुद्रों के साथ जो जीव आए थे, वनस्पति आए थे, वो चट्टानों पर चिपक गए होंगे और लाखों सालों तक चिपके होने के कारण जीवाश्म का रूप ले लिए। यही वजह है कि उस समय के अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, जिससे जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। क्लियर हुआ? समझ में आई ये पॉइंट? चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। अगर तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो इसी काल में जीवों का विस्तार होता है। क्या होता है? जीवों का विस्तार होता है। और जीवों का विस्तार क्या? आप जीवों का जो एक उत्पत्ति लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। जीवों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? जीवों की उत्पत्ति होती है, सबसे बढ़िया रहेगा। जीवों की उत्पत्ति होती है और जीवों की उत्पत्ति के साथ साथ यहां पर इसी काल में वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। मुख्य रूप से वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वनस्पति की उत्पत्ति होती है। और वनस्पति की उत्पत्ति के साथ साथ आप लोग एक मोस्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी काल में इंपॉर्टेंट मैं कर दे रहा हूं, इसी काल में भारत के विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ। विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ किस काल में? कैम्ब्रियन कल्प में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, निर्माण हुआ, क्योंकि हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हो या ना पूछे जाते हो, हमें जानकारी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है याद रखना कि भारत के विंध्य पर्वत का निर्माण कब हुआ था? कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था। जी बिल्कुल, ये हमारे पेपर में क्वेश्चन कभी भी फंस सकता है। यहां से क्या हो गया? सर्वप्रथम स्थल पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ, अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी प्राचीन अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, जीवों की उत्पत्ति होती है, वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, उसके साथ साथ भारत के विंध्य पर्वत का निर्माण होता है। तो यहां से कैम्ब्रियन कल्प से लेकर के इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हम यहां से आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद से हम आपको अपने अगले पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ये जो, लेकिन आप लोग यहां से पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो वनस्पति और ये जो जीवों का विकास हो रहा है ना, यानी कि जो ये उत्पत्ति हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी ये समुद्रों में है। आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये जो है कि जीव आ गए हैं स्थल पर। अभी स्थल पर कोई भी अभिवारवन नहीं है, सिर्फ समुद्रों में है। और ये बिल्कुल भी रीढ़ विहीन थे। कैसे थे? रीढ़ विहीन। मैं लिख दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो आपको किसी पॉइंट को लेकर के। रीढ़ विहीन यानी कि ये रीढ़ वाले जीव नहीं थे। ठीक, चलिए फटाफट रफ करते हैं, अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, जो हमारा अगला कल्प होगा वो होगा हमारा आर्डोविशियन कल्प। क्या हो जाएगा? आर्डोविशियन कल्प हो जाएगा। पृथ्वी का ये भूगर्भिक इतिहास पढ़ के मजा आ रहा है आप लोगों को? पिछला लेक्चर देखिएगा और भी मजेदार है, क्योंकि वहां पे पूरा भूमिका बनाई गई है। मैंने सारा भूमिका तैयार किया कि कैसे आपको पढ़ना है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को। और मैंने खुद भी उस वीडियो को देखा था, तो मुझे लगा कि मैंने वाकई में बहुत ईजी करके उसे बताया हुआ है। ठीक है, तो बाकी सारे टॉपिक को मैं एक एक क्लियर करके लेकर चलूंगा आप लोगों को, और सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा कि किस हिसाब से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है,
आगे आप लोग का हिमालय की उत्पत्ति बताऊंगा, सारी चीजें कि हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी। ठीक है, सबसे नवयुवक में हमारा हिमालय गिना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति सबसे नवयुवक युग में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे अगला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा आर्डोविशियन कल्प। ठीक है, क्या है? आर्डोविशियन। ठीक, आर्डोविशियन और आर्डोविशियन। ठीक है, आर्डोविशियन कल्प। अगर यहीं पे आर्डोविशियन कल्प की अगर हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, किसकी टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 600 से 500 तो हमारा जो है कि कैम्ब्रियन ही होता है। तो यहां से 500 से लेकर 440 मिलियन वर्ष का 440 मिलियन वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो क्या होता है? आर्डोविशियन कल्प का होता है। ठीक है, वर्ष पूर्व। आर्डोविशियन कल्प क्या हो गया? 500 से लेकर 440 मिलियन वर्ष पूर्व का जो हमारा जो युग था उसका नाम था आर्डोविशियन। अब देखिए आर्डोविशियन कल्प में क्या होता है? आर्डोविशियन कल्प में बहुत ही ज्यादा समुद्रों का विस्तार होता है। सबसे पहला पॉइंट है समुद्र के विस्तार के कारण उत्तरी अमेरिका का, दिख रहा है इधर आप लोगों को? उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डूब जाता है। किसके कारण? समुद्र के विस्तार के कारण उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डूब जाता है। ठीक है, आधा भाग डूब गया। किसके कारण? समुद्रों के विस्तार के कारण। यही पूर्वी अमेरिका में क्या होता है? पूर्वी अमेरिका में टैकोनियन पर्वत निर्माणकारी से गतिविधियां होती हैं, यानी कि वहां प्रभाव पड़ता है। टैकोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों का प्रभाव। ठीक है, टैकोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधि का प्रभाव। ठीक है, दिख रहा है इधर? टैकोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधि का प्रभाव हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रभाव। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? पूर्वी अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्वी अमेरिका में हुआ था। ठीक, पूर्वी अमेरिका। अगर इसके साथ साथ यहीं पे हम जियो का ले लेते हैं तो इस काल में जियो का पूर्ण रूप से विस्तार होता है। क्या होता है? जियो का पूर्ण रूप से विस्तार होता है। जियो का पूर्ण रूप से विस्तार होता है और उसके साथ साथ इसी काल में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति कब होती है? आर्डोविशियन कल्प में होता है। कब होता है? आर्डोविशियन कल्प में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। कब होती है? आर्डोविशियन युग में, यानी कि आर्डोविशियन कल्प में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जीवों का पूर्ण रूप से विस्तार होता है। क्या होता है? जीवों का पूर्ण रूप से विस्तार होता है। उसके साथ साथ वनस्पतियों का विस्तार होता है। क्या होता है? 5वें नंबर पे वनस्पतियों का विस्तार। ठीक है, वनस्पतियों का विस्तार होता है। वनस्पतियों का ये जो विस्तार हो रहा है ना, ये अभी तक सिर्फ समुद्रों में हो रहा है। वनस्पतियों का विस्तार गलती से भूस्तर खंड पे ना कर लेना, गलती से भी, क्योंकि गलती से भूस्थल खंड पे किया। अभी भूस्थल खंड अभी बिल्कुल विलीन है, यानी कि विहीन है, कुछ भी नहीं है अभी भूस्थल खंड पर। कोई भी जीव जंतु, कोई भी वनस्पति, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव नहीं है हमारे भूस्थल खंड पर। ठीक है, वनस्पति का विस्तार ये कहाँ होता है? सभी के सभी ये अभी समुद्रों में है। कहाँ है? जो है कि वनस्पतियों का विस्तार हो जाता है पूर्ण रूप से। जैसे कि उस समय समुद्री घास इत्यादि काफी बड़े बड़े हो गए रहते हैं, समुद्री पौधे वगैरह कुछ हद तक समुद्रों में विकसित हो गए रहते हैं। ठीक है, कहां पर?
समुद्रों में गलती से भूस्थल खंड ना करना, ठीक है, समुद्रों में। तो ये हमारे कुछ हो गए ऑर्डोविशियन कल्प के मुख्य पॉइंट। क्या हो गया? समुद्रों के विस्तार के कारण उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डूब गया। उसके बाद से पूर्वी अमेरिका में क्या हुआ? टैकोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों का प्रभाव पड़ा। उसके साथ साथ पूर्वी अमेरिका में कहां पड़ा? ये पूर्वी अमेरिका में जीवों का पूर्ण रूप से विस्तार होता है। कहां? समुद्रों में होता है। उसके साथ साथ रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई होती है, किसमें? समुद्रों में उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गया रहता है। उसके साथ साथ वनस्पति का विस्तार होता है। कहां? समुद्रों में होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया ऑर्डोविशन। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट कौन सा होना चाहिए बताइए कोई? ऑर्डोविशियन के बाद क्या आता है? ऑर्डोविशियन के बाद हमारा आता है सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट क्या है? इसमें सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारा। और इसको अगर किताब उठा के पढ़ लोगे ना, मैं सच बता रहा हूं कि यहां से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल आप लोग के माइंड में नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इतने कठिन भाषाओं में लिखा हुआ है। दो ही टॉपिक तो है वर्ल्ड जियोग्राफी के। एक तो हमारा है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, और दूसरा है हमारा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को लेकर। दो ऐसे टॉपिक है ना जो समझ के बाहर है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा, और ये हमारा हो जाएगा सिल्यूरियन कल्प। क्या हो जाएगा? सिल्यूरियन कल्प। और सिल्यूरियन कल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी काल में काफ़ी सारे जीवों का उद्भव होता है। रीढ़ वाले जीव भी इसी कल्प में उद्भव लेते हैं, यानी कि उत्पत्ति होती है। सिल्यूरियन कल्प अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिल्यूरियन कल्प के टाइम पीरियड के बारे में, तो जो सिल्यूरियन कल्प का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा, सबसे पहले जो हमारा टाइम पीरियड था, यानी कि जो हमारा कैम्ब्रियन कल्प का जो टाइम पीरियड था वो था 600 से 500। और उसके बाद से जो हमारा क्या था, ऑर्डोविशियन तो था, वो था हमारा 500 से 440। ये हो जाएगा हमारा 440 से 400 मिलियन वर्ष तक। क्या हो जाएगा? 440 से 400 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। मिलियन वर्ष पूर्व का जो टाइम पीरियड था, ये हमारा कौन सा कल्प कराया? सिल्यूरियन कल्प में कहलाया, ठीक है। क्लियर आपको दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं है ना, सिल्यूरियन कल्प। चलिए अब हम सिल्यूरियन कल्प के सबसे पहले अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो सिल्यूरियन कल्प में एक हलचल हुई थी। क्या हुई थी? एक हलचल हुई थी, और उस हलचल के फलस्वरूप स्कैंडिनेविया और उसके साथ साथ स्कॉटलैंड में काफ़ी सारे पर्वतों का निर्माण हुआ था। और उस हलचल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है हलचल का नाम, कैलिडोनियन। क्या नाम है? कैलिडोनियन, ठीक है, लिख दे रहा हूं। कैलिडोनियन हलचल के कारण, कैलिडोनियन हलचल के कारण, हलचल के कारण स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड में पर्वतों का निर्माण हुआ। स्कॉटलैंड में पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। किस हलचल के कारण? कैलिडोनियन हलचल के कारण, ठीक है। पहला पॉइंट कैलिडोनियन हलचल के कारण स्कैंडिनेविया और उसके साथ साथ स्कॉटलैंड में पर्वतों का निर्माण हुआ। अगर सेकेंड नंबर का पॉइंट देख लेंगे, अगर जियो का, तो जियो का पूर्ण रूप से विकास हुआ। जियो का पूर्ण रूप से विस्तार हुआ। उसके साथ साथ रेंगने वाले जीवों का भी पूर्ण रूप से विस्तार हुआ। रेंगने वाले जीवों का विस्तार, रेंगने वाले जीवों का विस्तार होता है। इसके साथ साथ
चौथे नंबर पर मछलियों की उत्पत्ति होती है। मछलियों की उत्पत्ति कौन से काल में होती है? तो सिल्यूरियन कल्प में, यानी कि सिल्यूरियन कल्प में मछलियों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? मछलियों की उत्पत्ति होती है। और उसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस युग में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति तो हुई, लेकिन इसी काल में रीढ़ वाले जीवों का विस्तार भी मिलता है। क्या होता है? रीढ़ वाले जीवों का विस्तार होता है, और इसी विस्तार के कारण ही इसे, यानी कि सिल्यूरियन कल्प को हम रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ वाले जीवों का काल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। पूछ सकता है हमारे पेपर में कि रीढ़ वाले जीवों का काल किसे कहते हैं, यानी कौन से कल्प को कहते हैं? रीढ़ वाले जीवों का कल्प, ठीक है, या रीढ़ वाले जीवों का काल, ठीक है। किस कारण? क्योंकि इसी काल में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, और उसके साथ साथ रीढ़ वाले जीवों का विस्तार भी मिलता है। लेकिन अभी तक भूस्थल खंड बिल्कुल विहीन है, यानी कि अभी भी भूस्थल खंड पर कुछ भी नहीं है। लेकिन सिल्यूरियन कल्प में वनस्पतियों का थोड़ा थोड़ा उत्पत्ति होता है, यानी कि सिल्यूरियन कल्प में पौधों का आगमन होता है। कहाँ पर? भूस्थल खंड पर। अभी बता रहा हूँ, ये हो गया रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई। और इसके साथ साथ छठे नंबर पे क्या हो जाता है? छठवें नंबर पर पत्ती विहीन, यानी कि उन पौधों में पत्ती नहीं होती है, यानी कि पत्ती विहीन पौधों का आगमन, पत्ती विहीन पौधों का भूस्थल पर पत्ती विहीन पौधों का स्थल पर आगमन, ठीक है। यहां से ये पॉइंट याद रखिएगा, आगमन। सबसे पहले भूस्थल पर पत्ती विहीन पौधों का आगमन होता है, और ये आगमन कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले भूस्थल खंड पर पत्ती विहीन पौधों का आगमन कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर यहीं पे 7वां नंबर का हम पॉइंट देख लेते हैं, तो सिल्यूरियन कल्प में प्रवाल जीवों का विस्तार मिलता है। क्या मिलता है? प्रवाल जीवों का विस्तार मिलता है। ये भी पॉइंट लिखिएगा, प्रवाल जीवों का विस्तार, ठीक है। प्रवाल जीवों का विस्तार, मैं थोड़ा नीचे तक जो है कि हो जा रहा है, तो प्रवाल जीवों का विस्तार मैं इसलिए मिटा नहीं रहा हूं कि आप लोगों को पॉइंट मिस हो जाएगा और आप लोग सही से लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने मिटाया नहीं। नीचे आप लोगों को दिख रहा है 7वें नंबर पर प्रवाल जीवों का विस्तार मिलता है। क्या होता है? प्रवाल जीवों का विस्तार मिलता है, ठीक है। तो ये इतने सारे पॉइंट हमारे सिल्यूरियन कल्प से क्लियर होते हैं। याद रखिएगा, रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति भी होती है, और इसी काल में रीढ़ वाले जीवों का विस्तार भी होता है। इसी कारण इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट जो हमारा है वो है डियोनियन कल्प। क्या है? डियोनियन कल्प। फटाफट रफ करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये आधा ही हुआ, इसका अभी 3 ही क्लियर हुए हैं। अभी परजीवी महाकल्प में 3 पॉइंट और भी बाकी हैं, डियोनियन, और उसके बाद से कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस से पर्मियन, ठीक है। और काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं इन पॉइंटों से, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। और अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा तेजी से चलते हैं हम लेकर के पॉइंट को, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ने का मेथड समझ लिया है कि कैसे पढ़ना है इसको, इस इतिहास को, यानी भूगर्भिक इतिहास को। चलिए अगला पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा डियोनियन कल्प। क्या है? डियोनियन कल्प। और अगर डियोनियन कल्प की अगर हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो हमारा 600 से 500, और उसके बाद 500 से 440, 440 से 400, ये हमारा हो जाएगा 400 से 350 मिलियन वर्ष। क्या हो जाएगा? 400 से 350 मिलियन वर्ष का जो टाइम पीरियड था वो क्या कहलाया?
डियोनियन कल्प कहलाया। क्या कहलाया? डियोनियन कल्प कहलाया। अब देखिए डियोनियन कल्प में क्या होता है। डियोनियन कल्प में अगर सर्वप्रथम की बात कर ले, सर्वप्रथम घटना की, तो जो हमारा कैलिडोनियन हलचल था ना, तो डियोनियन कल्प में भी कैलिडोनियन हलचल हुआ था, लेकिन इस समय काफी ज्यादा व्यापक रूप ले लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे देश प्रभावित हुए। यानी कि कैलिडोनियन हलचल के कारण, कैलिडोनियन हलचल के कारण जो है कि स्कैंडिनेविया तो हुआ ही हुआ, स्कैंडिनेविया के साथ साथ स्कॉटलैंड हुआ ही हुआ। ठीक है, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया तो पहले भी हुए थे। ठीक है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप ले लिया है, तो इसके वजह से काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। कौन से कल्प में? डियोनियन कल्प में। स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, उसके साथ साथ पूर्वी अमेरिका में भी इसका प्रभाव पड़ा। पूर्वी अमेरिका, और पूर्वी अमेरिका के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड में भी इसका प्रभाव पड़ा। उत्तरी आयरलैंड में भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये किस हलचल के कारण होगा? कैलिडोनियन हलचल के कारण। कौन कौन से देश में? स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड, पूर्वी अमेरिका और उत्तरी जो है कि आयरलैंड में काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। आयरलैंड में पूरा लिख दूं, ऊंचे पर्वतों का निर्माण। ठीक है, ऊंचे पर्वतों का निर्माण। ठीक है, और मैंने सिल्यूरियन कल्प में आप लोग बताया था कि सर्वप्रथम जो है कि पत्ती विहीन पौधों का आगमन होता है। देखिए मेरे माइंड से मिस हो रहा है क्या कि मैंने बताया नहीं उसको। तो सिल्यूरियन कल्प में सर्वप्रथम हमारे भूस्थल खंड पर पौधों का आगमन होता है, और आगमन के साथ साथ जो है कि वो किस देश में होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर न लिखा है तो उस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सिल्यूरियन कल्प में सर्वप्रथम भूस्थल खंड पर पत्ती विहीन पौधों का आगमन होता है, यानी कि उत्पत्ति होती है, और कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसे सिल्यूरियन कल्प वो रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है, क्योंकि रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होती है और उसी काल में विस्तार भी मिलता है। ठीक है, मछलियों की भी उत्पत्ति होती है। अब देखिए, अब इसमें हमारा डियोनियन कल्प में हमारा जो और भी अगला पॉइंट हो जाएगा, तो इस कल्प में जीवों का, यानी कि उभयचर जीवों का, उभयचरों का विस्तार होता है। उभयचरों का विस्तार होता है। उभयचरों का विस्तार होता है। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पर उभयचरों का विस्तार, और उसके साथ साथ रेंगने वाले जीवों का भी विस्तार होता है। रेंगने वाले जीवों का विस्तार होता है। रेंगने वाले जीवों का विस्तार होता है, यानी कि पूर्ण रूप से। लेकिन ये विस्तार कहाँ होता है? पूर्ण रूप से। लेकिन ये अभी विस्तार जो हो रहा है अभी सिर्फ समुद्रों में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? समुद्र में हो रहा है। लेकिन भूस्थल खंड पर सिल्यूरियन कल्प में पत्ती विहीन पौधों का आगमन हो जाता है। कहाँ पे? स्थल खंड पे। इसलिए उसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है, सिल्यूरियन कल्प को। अब देखिए डियोनियन कल्प को क्या कहा जाता है। डियोनियन कल्प में पेड़ों की ऊंचाई, याद रखिएगा, पेड़ों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तक, 40 से 50 फीट तक हो जाती है। 40 से 50 फीट तक हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सिल्यूरियन कल्प में मछलियों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए डियोनियन कल्प में क्या होता है? मछलियों का विस्तार होता है। मछलियों का विस्तार होता है। और मछली में अगर बात करें, मछलियों का विस्तार, और मछली में बात करें तो जो शार्क मछली थी इसी कल्प में आविर्भाव हुई थी, जिसका नाम क्या था? शार्क। ठीक है,
शार्क मछली अविभार्व हुई, ठीक है, अविभार्व हुआ, इसलिए इस काल को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हो गया, मत्स्य युग, यानी कि फिश एज, क्या हो जाएगा, फिश एज। ठीक है, नीचे आप लोगों को दिख रहा है फिश एज के नाम से जाना जाता है। कौन से काल को फिश एज के नाम से जाना जाता है, तो हमारे डियोनियन कल्प को फिश एज के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि शार्क मछली का अविभार्व यानी कि उत्पत्ति और विस्तार इसी कल्प में होता है, इसलिए इसे मत्स्य युग या फिश एज के नाम से जाना जाता है। पेड़ों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तक हो जाती है। रेंगने वाली जीवों का विस्तार होता है, पूर्ण रूप से विस्तार हो जाता है, लेकिन समुद्र में होता है। उभयचरों का विस्तार हो जाता है, क्या होता है, उभयचरों का विस्तार होता है। और कैलिडोनियन हलचल के कारण व्यापक रूप लेने की वजह से, यानी कि ज्यादा स्तर पर इसका हलचल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। कहां पे, स्कॉटलैंड, पूर्वी अमेरिका, उत्तरी आयरलैंड और इसके साथ साथ स्कैंडिनेविया में। ठीक है, तो ये होगा हमारा डियोनियन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट हम आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डियोनियन कल्प में, तो इसी कल्प में फर्न वनस्पति का भी विस्तार होता है। ठीक है, आप लोग पॉइंट यहाँ पे याद रख लीजिएगा, फर्न वनस्पति क्या हो जाएगा, फर्न वनस्पति। फर्न वनस्पतियों का जो उत्पत्ति होती है और विस्तार होता है किस काल में होता है, डियोनियन कल्प में होता है। ठीक है, अगला चलिए, अगला जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस तो हमारा बहुत ही प्रचलित कल्प है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा। कार्बोनीफेरस हो गया, क्रिटेशियस हो गया, ट्रिएसिक हो गया, जुरेसिक हो गया। ठीक है, तो इसका तो आप लोगों ने नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा कार्बोनीफेरस, क्या हो जाएगा, कार्बोनीफेरस। ठीक है, कार्बोनीफेरस कल्प। अगर हम कार्बोनीफेरस कल्प की अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 350 से 270, कितना हो जाएगा, 350 से 270 मिलियन वर्ष। ठीक है, मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, उस काल को हम क्या कहेंगे, कार्बोनीफेरस कल्प के नाम से जानते हैं। अब देखिए कार्बोनीफेरस कल्प में क्या होता है, कार्बोनीफेरस में अगर सबसे पहले बात करते हैं तो जो हमारा कैलिडोनियन हलचल था वो हमारा रूप ले लिया था आर्मीनियन हलचल के रूप में। ठीक है, आर्मीनियन, अरे आर्मी है ना, उसको आर्मीनियन कर दो, नियन, आर्मीनियन, आर्मीनियन हलचल के कारण, आर्मीनियन हलचल के कारण, आर्मीनियन हलचल के कारण यहाँ पर ब्रिटेन क्या होता है, ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस पूर्ण रूप से प्रभावित हुए। ब्रिटेन और फ्रांस पूर्ण रूप से प्रभावित हुए। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस पूर्ण रूप से प्रभावित हुए। अगर हम इस समय अगर जियो की बात कर लेते हैं तो जियो की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कल्प था इस कल्प में उभयचरों का आगमन, उभयचरों का स्थल पर आगमन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले स्थल पर यानी कि जियो की उत्पत्ति या विस्तार कौन से कल्प में होता है तो कार्बोनीफेरस कल्प में होता है। ठीक है, उभयचरों का स्थल पर आगमन होता है। ठीक है, आगमन, इसलिए इसे जियो का युग भी कहा जाता है। हमारे पेपर में पूछ सकता है कि जियो का युग किसे कहा जाते हैं तो कार्बोनीफेरस को। क्यों, क्योंकि सर्वप्रथम स्थल खंड पर हमारे उभयचरों का आगमन होता है। ठीक है, तो इसे हम जियो के युग के नाम से जानते हैं। जियो का युग क्या हो जाएगा, जियो का युग भी कहा जाता है। अगर यहीं पर हम अगर उभयचरों का आगमन होता है और उभयचरों के साथ साथ वनस्पति यानी कि पौधों की लंबाई यानी कि पेड़ों की लंबाई, पेड़ों की लंबाई 90 से 100 फीट हो जाती है। पेड़ों की लंबाई 90 से 100 फीट तक पहुंच जाती है। ठीक है, 90 से 100 फीट तक पहुंच जाती है। इस कारण इसे हम बड़े पेड़ों का काल भी कहते हैं। ठीक है, बड़े पेड़ों का काल। ठीक,
बड़े पेड़ों का काल। अब बड़े पेड़ों का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय 90 से 100 फीट तक पहुंच जाती है पेड़ों की लंबाई। ठीक है, अब देखिए उभयचरों का स्थल पर जो है कि आगमन हो जाता है, उभयचरों और रेंगने वाले जीव भी आ जाते हैं। ठीक है, रेंगने वाले जीवों का भी। ठीक है, यहां पर हो जाएगा रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले। अब भाई उभयचर हो जाएंगे, वही तो जल में और जो है कि भूस्थल खंड दोनों पे रहेंगे। तो रेंगने वाले जो कुछ जीव थे वो उभयचर ही होंगे, क्योंकि वो स्थल में भी रह सकते थे और समुद्रों में रह सकते थे। ठीक, तो अब देखिए ये स्थलों पर आगमन हुए, इसलिए इसे जीवों का युग कहते हैं। अब देखिए 5वां पॉइंट हो जाएगा हमारा, हलचल के कारण, यानी आर्मेनियन हलचल के कारण भ्रंशों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? भ्रंशों का निर्माण हुआ। ठीक है, और अगर भ्रंशों का निर्माण की बात करें और इसके साथ साथ भ्रंशों के निर्माण के साथ साथ गुंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। गुंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण। गुंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कौन से कल्प में हुआ? कार्बोनिफेरस कल्प में हुआ। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ किसके कारण? जो है कि हलचलों के कारण भ्रंशों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? भ्रंशों का निर्माण हुआ। भ्रंश क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पे भूस्थल खंड है समतल, अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये धंस गया, यानी कि ये धस गए यहाँ पे। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे रहेंगे, वनस्पतियाँ वगैरह रहेंगी, ये भी तो अंदर चली जाएंगी और दब जाएंगी। ये दो भूस्थल खंड ऊंचे हो गए, और यहाँ पे बीच में क्या हुआ, प्लेटें इत्यादि सरक जाने के कारण यहाँ पे इसका भूस्थल खंड नीचे चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे वनस्पति, पेड़ पौधे, सारी चीजें दब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे, और भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। और जब वनस्पति, पेड़ पौधे दबेंगे तो लाखों हजारों सालों दबे होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीवाश्म। क्या हो जाएगा? जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म बन जाएंगे। तो इसी कल्प में गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण होता है, और इसी कल्प में क्या होता है? जीवाश्म के हजारों सालों तक दबे रहने के कारण कोयला का व्यापक रूप मिलता है। कोयला का व्यापक निक्षेप मिलता है, निक्षेप होता है। ठीक है, किस कल्प में? कार्बोनिफेरस निक्षेप मिलता है। ठीक है, कोयले का व्यापक निक्षेप मिलता है कहाँ पे? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोनिफेरस। अब कार्बोनिफेरस के बाद एक हमारा लास्ट बचा हुआ है जो है पर्मियन कल्प। ठीक है, क्या है? वो है हमारा पर्मियन कल्प। अब हम पर्मियन कल्प के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पर्मियन कल्प। और पर्मियन कल्प में काफ़ी सारे पर्वतमालाओं का निर्माण होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे मेसेटा हो गया, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? अपलेशियन पर्वत हो जाएगा। अपलेशियन पर्वत भी बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है ना। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा पर्मियन कल्प। क्या हो जाएगा? पर्मियन कल्प हो जाएगा। चलिए पर्मियन कल्प, अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पर्मियन कल्प के टाइम पीरियड के बारे में, तो पर्मियन कल्प का जो हमारा टाइम पीरियड है ये हो जाएगा, पहले क्या था हमारा 270 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 270 से, ये हो जाएगा 270 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 270 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व का जो टाइम पीरियड था वो पर्मियन कल्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्मियन कल्प कहलाएगा। और इस कल्प में जो हमारी हलचल थी वो रूप ले ली थी वैरिसन हलचल में। किसमें बदल गई थी? वैरिसन हलचल। और वैरिसन हलचल के कारण अधिक मात्रा में, यानी कि व्यापक संख्या में काफी सारे
भ्रंशों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? काफ़ी सारे भ्रंशों का निर्माण हुआ, ठीक है, निर्माण हुआ। और इसी काल में काफ़ी सारे जो है कि पर्वतों का निर्माण हुए, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ऊंचे पर्वत का निर्माण। और पर्वत में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि हमारे पर्वत हो जाएंगे, सबसे फर्स्ट नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा मेसेटा। क्या हो जाएगा? मेसेटा, स्पेसियन मेसेटा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से अगर सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा हमारा अल्ताई। क्या हो जाएगा? अल्ताई पर्वत। अल्ताई पर्वत कहाँ स्थित है बताओगे? अल्ताई पर्वत जो है कि हमारा ये अल्ताई पर्वत हमारे मध्य एशिया में, कहाँ पे है? मध्य एशिया में अल्ताई पर्वत। ये किसकी लगभग देशों में है? ये लिख दे रहा हूँ, चीन हो जाएगा, चीन के साथ साथ रूस, चीन के साथ साथ रूस के साथ साथ मंगोलिया। क्या हो जाएगा? मंगोलिया के साथ साथ हमारा हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। उसके बाद से हमारा एक और पर्वत हो जाएगा जिसका नाम है अपलेशियन। क्या नाम है? अपलेशियन। अगर अपलेशियन पर्वत की आप स्थिति की बात करोगे तो अपलेशियन पर्वत हमारा जो है कि उत्तरी अमेरिका के लगभग, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर पाया जाता है। ये जो है कि कनाडा और यूएसए में जो है कि इसका अधिकांश हिस्सा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कनाडा और यूएसए, ठीक है, यूएसए प्लस कनाडा, ठीक है, आप समझ जाओगे, समझदार हो, ठीक है, कनाडा और यूएसए, ठीक है। और भी कई सारे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, काफ़ी बड़े बड़े जो है कि पर्वत श्रृंखलाओं का। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमारा यूरोप ज़्यादातर इस जो है कि यूरोप भी इस जो है कि वायरिसन हलचल के कारण प्रभावित हुआ। ज़्यादातर यूरोप में ये भी प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है। अगर इसी काल में अगर हम तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं तो इस कल्प तक काफ़ी सारे, यानी पृथ्वी की भूस्थल खंड पर भी, यानी कि भूस्थल खंड पर भू पर काफ़ी सारे जीवों की, यानी कि काफ़ी सारे जीवों व वनस्पतियों का जीवों तथा वनस्पतियों की लिख लीजिए, की लिखेंगे तो आगे एक और वर्ड बताएंगे। जीवों व वनस्पतियों की प्रजातियों लिख लीजिए, जीवों व वनस्पतियों की प्रजातियों का विकास हुआ, ठीक है। इस कल्प तक काफ़ी सारे हमारे पृथ्वी पर जीवों व वनस्पतियों की प्रजातियों का विकास हुआ। कहाँ पर? स्थल भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्थल पे भी और प्लस जल में भी काफ़ी सारे, अरे जल का मतलब समुद्र समझ जाइएगा, ठीक है। तो इस कल्प में स्थल व जल पर काफ़ी सारे जीवों वनस्पतियों का विकास हुआ। उसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कि इसी कल्प में चौथे नंबर पर हमारे पृथ्वी पर काफ़ी सारे पोटास के भंडार मिले, ठीक है, पोटास के भंडार, ठीक है, पोटास के भंडार। अब दोस्तों आप लोग एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा है, पोटास के भंडार क्या? अब देखिए पोटास के भंडार कैसे हुए। पहले क्या हुआ था? भ्रंशों का निर्माण हुआ था, भ्रंश के काफ़ी हद तक निर्माण हुए। तो जब ये भ्रंश के निर्माण हुए तो इसमें काफ़ी सारे वनस्पति इत्यादि दब गए थे जो है कि जीवाश्म का रूप ले लिए। कैसे? इसमें आकर के पानी भरा होगा, भ्रंश हुए होंगे तो इसमें जाहिर सी बात है गड्ढों में आके पानी भरेगा बरसात इत्यादि के कारण, तो ये झीलों का रूप ले लिए। किसका रूप ले लिए? झीलों का रूप ले लिए। और बाद में चल के इन्हीं झीलों का पानी वाष्पीकरण होकर उड़ गया, वाष्पीकरण होकर, यानी उड़ के क्या मतलब आसमान में चला गया वाष्पीकरण होकर। तो इसके कारण इन झीलों में सूखे के कारण इसमें पोटास के भंडार पाए गए। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर पोटास के भंडार पाए गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्लियर होता है और आज का हमारा टॉपिक यहीं तक हम बंद कर देते हैं, यानी बंद करने का मतलब लेक्चर खत्म करते हैं। और उसके बाद से अगले नेक्स्ट टर्न में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्दी। और अगला जो हमारा कल्प होगा वो होगा मध्यजीवी कल्प, जिसमें ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।